नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के नए सेट वॉल्यूम 2 के अंतर्गत सेट नंबर 1 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आरबीडी का सेट जो है वह कंटिन्यू स्टार्ट है। उसके सेट नंबर 14 तक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और वीडियो भी अपलोड हो चुका है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सारे वीडियो आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 11 तक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग यह नया बुक है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, उसके सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पे नई बार यानी कि पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए, बिना एक पल की देरी किए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ, जो कि सेट नंबर 1 का है। पहला प्रश्न है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। देखिए, यह जो ग्रेनाइट चट्टान है वह आग्नेय प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ग्रेनाइट आता है और साथ ही साथ एक बेसाल्ट होता है। बेसाल्ट भी क्या है, आग्नेय प्रकार का चट्टान है। इसके अलावा भी कई प्रकार की चट्टानें हैं, तो बहुत सारी चट्टान हैं, उसके बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम लोग मुख्य पॉइंट को डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों के द्वारा निर्मित होता है। तो इस सुंदरवन का डेल्टा जो है उसका निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। जब नदी अपने अंतिम अवस्था में होती है, यानी कि बुढ़ापे अवस्था में, यानी कि लास्ट स्टेज में होती है, जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई होती है, उससे पहले वह क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। वैसे यह कंडीशन जो है वो सारी नदियों पर लागू होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कई सारी नदियाँ, कुछ नदियाँ जो है, कई सारी नहीं, कुछ नदियाँ जो है अरब सागर में भी गिरती है, लेकिन जब अंतिम अवस्था में होती है वह डेल्टा का निर्माण करती है। और यह जो आपका सुंदरवन डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आखिर इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। उस वन में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, उसी वृक्ष के नाम पर इस वन का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो यह अधिकार उसे अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत प्राप्त है। कोई भी नागरिक, यानी कोई भी भारतीय नागरिक है, जैसे कि मैं भारत के किसी भी सार्वजनिक जगह पे जा सकता हूँ, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अब प्रधानमंत्री के कोई ऑफिस में नहीं ना चला जाएगा। कहने का सेंस यह है कि जो यूजफुल हो, जो जाने लोग हो, यानी कि एक सड़क है, वहाँ पे मैं जा सकता हूँ, कोई बाध नहीं है। तो किसी भी तरीके का जो कि सार्वजनिक रेस्तरां हो और सड़क हो, उसका उपयोग कर सकते हैं। और यह अधिकार हमें अनुच्छेद जो है 15 के सब आर्टिकल 2 के तहत प्राप्त है। अगर साथियों बात करें तो अनुच्छेद 17 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, उसका अनुच्छेद 17 का 1, अनुच्छेद 17 साथियों अस्पृश्यता, छुआछूत है ना, भेदभाव, इसके विरुद्ध जो है अधिकार प्रदान करता है। वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है वह आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। वैसे आपका कुल 13 देशों के साथ 13 देशों को होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसमें कि आपका मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबॉन, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो गणराज्य और साओटो एंड प्रिंसिप है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। इसके अलावा भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, या आप भूमध्य रेखा कहें या अथवा विषुवत रेखा कहें। और एक और पॉइंट यह है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, इस 2 डेट को जो है वह दिन रात क्या होता है, इक्वल होता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। पूछा गया है कौन सा सदस्य आसियान का नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो बांग्लादेश है वह आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान
दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है और इसमें म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, है ना, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर शामिल है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था और मुख्यालय इसका इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय पड़ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है ना। और आपने अभी नाम सुना होगा कि नुसंतारा पड़ गया उसका नाम, नुसंतारा उसका नया नाम पड़ा है। तो आप देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। और वर्तमान में एशियान की सदस्य संख्या यानी कि एशियान सदस्य देशों की संख्या अब कितनी है? 10 है। और साथियों नया एक देश ऐड हुआ है जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते एक नया सदस्य इसका बना है, इसमें ऐड हुआ है, जुड़ा है। तो अब इसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। मैकमोहन रेखा जो है वह भारत तथा किस देश के बीच की सीमा है? यह भारत और चाइना के मध्य खींची गई एक रेखा है, मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। पाकिस्तान की बात अगर करें साथियों तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन करती है, वो तो आप जानते ही हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि आंग सांग सूकी है जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? इनका संबंध जो है वह म्यांमार से है। म्यांमार की वह क्या है? सबसे बड़ी नेता है आंग सान सू की। इन्हें 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 8। एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? एडमिरल कप जो है उसका संबंध आपका नौकादौड़ से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली ने 2023 ठीक है भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित था एडमिरल कप, वह 2023 का खिताब इटली ने जीता है। इटली ने जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? तो यह तो बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है डेविड बेकहम और इनका संबंध जो है फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 2022 में सचिन तेंदुलकर को 20 वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। यूनिसेफ का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? इस ऑप्शन के अनुसार आपका जो है देखिए कौन सा है इसमें किसका? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, संघाई सहयोग संगठन का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। हाल ही में इसे 9वें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि 9वें सदस्य के रूप में क्या किया है? सदस्य तो कोई देश नियुक्त नहीं होता है, क्या होता है? जुड़ता है संगठन से। तो 9वां सदस्य देश इससे जुड़ा है, कौन सा? संघाई सहयोग संगठन का से जुड़ने वाला 9वां देश बना है आपका ईरान। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। संघाई सहयोग संगठन में ऑलरेडी जो है इसका 11वां सदस्य देश जो है वह तिमोर लेस्ते बना है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। तिमोर लेस्ते इसका 11वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वाई आई एम अ हिंदू इस पुस्तक को किसने लिखा या इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। 11 का ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें सलमान रुश्दी की, तो वह भी प्रसिद्ध लेखक है। इनके द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रेन लिखा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रेन। वैसे राइटिंग तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे। मतलब से मतलब है, यानी कि कंटेंट से मतलब है, ठीक है। जानकारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, राइटिंग से कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा चेतन भगत ऑप्शन नंबर बी में जो है उनके द्वारा 400 डेज लिखा गया है। और इसके अलावा रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशन 2020 इस पुस्तक को लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। इसके अलावा आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? लापाज जो है यह बोलीविया की राजधानी है। बोलीविया की राजधानी आपका क्या हो जाएगा? लापाज हो जाएगा। उसके बाद क्विटो जो है वह इक्वाडोर की राजधानी हो जाएगा। इक्वाडोर की राजधानी आपका क्विटो हो जाएगा। और उसके बाद लीमा की अगर बात करें तो यह पेरू की राजधानी हो जाएगी। और बोगोटा जो है वह आपका कोलंबिया देश की राजधानी हो जाएगी। कोलंबिया की राजधानी जो है वह बोगोटा हो जाएगी। अगला प्रश्न संख्या 13, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल का करेंसी पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा न्यू शेकेल। ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रीनलैंड की मुद्रा क्रोन है। क्रोन जो है वह ग्रीनलैंड की मुद्रा है। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 से 92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जिनका संबंध आपको शतरंज से है। शतरंज के भारत के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि को दर को क्या कहते हैं? सॉरी साथियों, प्रश्न क्या था कि भूमि के ऊपरी भाग में ऊपरी लेयर जो होता है उसमें जब गहराई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में एक क्रमिक वृद्धि दर होती है, वृद्धि दर लगभग कितने प्रति किलोमीटर होती है? तो इसका आंसर होगा आपका 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। अब देखिए साथियों, यह मैथ का प्रश्न है, तो मैथ को अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ जीके जीएस को कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 31, बीच में आपके मैथ के प्रश्न थे, उसको हम लोगों ने स्किप किया है। पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन इसमें से सही दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है? पढ़ना है इस स्टेटमेंट को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। तो यहाँ से साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। और खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC राजस्थान में स्थित है। तो खेतरी जो है आप जानते हैं राजस्थान में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। 1 और 2 सही हो गए। तीसरे नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि तीसरे नंबर इसमें क्या कह रहा है कथन में कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो 3 नंबर हमारा गलत हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय है वह नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में। जबकि हमारा इस कथन में कह रहा था जयपुर में। जयपुर में नहीं है, नागपुर में। वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न को फिर से समझिए। राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में कौन सा कथन स्टेटमेंट सही कहा गया है, इसे हमें बताना है। पहला कथन है इसे 2005 में बनाया गया था। किसे? राष्ट्रीय निवेश कोष यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF, इसे 2005 में बनाया गया था। तो ऑप्शन कथन 1 हमारा सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग हेल्थ में, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था। तो ऑप्शन यहाँ पे कथन 2 भी सही है। 3 में कह रहा है कि इसे 2018 में भंग कर दिया गया था। तो सबसे पहली बात, भंग तब होगा जब अस्थायी होगा। यह क्या है? अस्थायी है। यह अस्थायी है तो यह भंग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही सही होगा। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि केवल 1 और 2 कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 33, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे।
ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप समझिए, जैसे से स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, ये तो समझ में आया। एक कन्फ्यूजन आपको क्या होगा कि आपने यह भी पढ़ा होगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो देखिए स्वतंत्र प्रभार था उनका, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और स्वतंत्र प्रभार है ना, स्वतंत्र प्रभार उसके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ करते थे। और कंपनी के अंतर्गत जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत के अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सबसे पहली बात, सिख धर्म की स्थापना ही किसने की थी? गुरु नानक देव, यानी कि गुरु नानक देव इसके प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद, कुल साथियों सिखों में 10 गुरु हुए थे, सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे। और श्री गुरु हरगोविंद नहीं, श्री गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जो है वह इसके सिखों के 10वें गुरु थे। आपसे प्रश्न पूछा गया था पहले गुरु कौन थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह आपका जो ए नंबर में दिया हुआ है यही गुरु गोविंद सिंह इसके क्या थे? 10वें और अंतिम गुरु थे। प्रश्न संख्या 35, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका पड़ता है गुजरात में। सुरकोटदा जो है, सुरकोटदा वह गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का क्या था? एक बंदरगाह था। और सुरकोटदा की अगर बात करें तो यहाँ से जो है आपको घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। जैसे कई जगह से अलग अलग प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से घोड़े का जो है, घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, यानी कि कंकाल कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो मिट्टी से जो बना हल है वह बनावली से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 36, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह शुरू किया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस यह दो प्रथा बलबन ने चलाई थी, ठीक है। इस पैबोस में सुल्तान के पैरों को चूमना पड़ता था। पैबोस की अगर बात करें तो पैबोस में सुल्तान के पैर को चूमना पड़ता था, पैर को चूमना पड़ता था। और आपका सिजदा जो है उसमें लेट करके सुल्तान का अभिवादन करना पड़ता था, इस्तिकबाल करना पड़ता था। या जो कहे बलबन जो है वह 1266 से लेकर 1287 तक सुल्तान के पद पर रहा था। उसने लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी। अगर बात करें मुगल वंश की स्थापना, तो मुगल वंश की स्थापना जो है, मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न में क्या है? कंडाली महोत्सव, कंडाली महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? तो इसे उत्तराखंड में मनाया जाता है कंडाली महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इसमें बहुत सारा कुछ खास नहीं है, तो सीधे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नृत्य शैली चेरी, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? किस राज्य में अभी भी चल रहा है? तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 39, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यह है हमारे पसंदीदा पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। इन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी यह रहे हैं। भले ही भारत हार गया, लेकिन भारत इसमें बहुत अच्छा खेला था। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ट्रेविस हेड थे, ट्रेविस हेड उन्हें मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच में दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2030 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो उन्हें जो है व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि क्या है? हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है पुष्पा भारती, और उन्हें साहित्य का 33वां व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगर वर्ष 2022 की बात करें तो 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को दिया गया है। प्रश्न संख्या 41,
भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के पहले दलित सूचना आयुक्त की अगर बात करें, दलित मुख्य सूचना आयुक्त अलग होता है, मुख्य सूचना आयुक्त आपका अलग होता है। तो यह बने हैं हीरालाल समरिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। देखिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन अगर कमीशन की बात करें तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त अलग हो गया और सूचना आयुक्त जो है वह अधिकतम 10 तक हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने बोला था आपको कि मुख्य सूचना आयुक्त अलग होता है, सूचना आयुक्त अलग होता है। 10 जो है अधिकतम, मैक्सिमम की अगर बात करें तो अधिकतम जो है सूचना आयुक्त है ना, सूचना आयुक्त 10 हो सकते हैं, है ना, और मुख्य सूचना आयुक्त एक ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, 42 नंबर प्रश्न। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में नहीं करता है। तो देखिए, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को करेगा, लेकिन बहुराष्ट्रीय है ना, अलग अलग देशों का, उसके लिए यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है वह सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, चिकित्सा लाभ के संबंध में सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए, ईएसआईसी की अगर बात करें, इसी के संदर्भ में यह प्रश्न था। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को की गई थी। 24 फरवरी 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, एसएससी की, आप याद रखिएगा क्योंकि आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एसएससी की स्थापना जो है 4 नवंबर 1975 को, यानी कि 1975 को एसएससी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा बिहार एसएससी, जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार एसएससी की स्थापना 2002 में की गई थी। प्रश्न संख्या 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था और इसमें जो है इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1911 में पंडित विशन नारायण धर ने किया था। पंडित विशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की बात करें तो इसे 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था कि भाई यह हमारा क्या है, राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगान के गायन का समय जो है वह 52 सेकेंड का होता है। 52 सेकेंड में इसे कंप्लीट किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी? तो इनकी हत्या जो है वह उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, यही वो माइकल डायर था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में मुख्य षड्यंत्रकर्ता था, यानी कि इसी के आदेश पर जो है वह अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। और रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, चूँकि इसी रॉलेट एक्ट के कारण डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की गई थी। और 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी को जो है, इसी जनरल ओडायर की हत्या जो है उधम सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा की घटना जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और इस चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को, जो कि असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, उसको उन्होंने हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। देखिए साथियों, 46 में भी आपको मैथ के प्रश्न को पूछा जा रहा है, तो अभी हम लोग सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 61, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत
10 मई से हुई थी। 10 मई 1857 से शुरू हुई थी। कहाँ से? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, मंगल पांडे नामक एक सैनिक के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? वैसे तो कई राज्यों में यह पाई जाती है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि मुख्यतः, तो मुख्यतः यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, और यह कपास की खेती के लिए बेहद ही क्या होता है? उपयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 63। अरल सागर अवस्थित है, अरब सागर नहीं है साथियों, अरल सागर। अरल सागर जो है वह अवस्थित है कहाँ पे? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 64। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? इसका पहला बैठक जो है वह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। और कहाँ पे? दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इसी बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बने थे। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। सारे चीज़ तो नहीं लिख पाएंगे, आप सुनते रहेंगे। हमारे भारत के द्वारा, यानी कि भारत में अगर बात करें भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और इसका निर्माण करने में, संविधान के निर्माण करने में कुल 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 11 माह और 18 दिन लगे थे। यह आपका बीपीएससी में भी प्रश्न आ चुका है और कई एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यह जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें कई देशों के संविधान से जरूरी जो आवश्यक लगी वह एडॉप्ट किया गया है। जैसे आपका मौलिक अधिकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिया गया है। इस तरीके से कई तरह का जो है वो अलग अलग देशों के संविधान से जो जरूरी लगा, जो महत्वपूर्ण लगा, वह एडॉप्ट करके एक सबसे बृहद और सबसे बेहतर संविधान तैयार किया गया, जो कि भारत का है। प्रश्न संख्या 65। डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। कोई भी विधेयक को धन विधेयक घोषित कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, वो घोषित करेंगे। राष्ट्रपति जब क्या करते हैं? राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं, है ना, हस्ताक्षर कर देते हैं तो कोई भी विधेयक क्या बनता है? कानून विधेयक बनता है। धन विधेयक की बात कर रहा है, प्रश्न को अगर पढ़ेंगे तो धन विधेयक का बात कर रहा है, और धन विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और लोकसभा आपका क्या होता है? निम्न सदन होता है। लोकसभा जो है निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तब जो है इसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। यानी कि जब उसका पहला बैठक होगा उससे लेके 6 वर्ष तक, है ना। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, तो उसमें पुनः इसको क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल कर दिया गया, 5 वर्ष का कार्यकाल दोबारा से। लोकसभा के गठन का प्रावधान जो है वह आर्टिकल 81 में है। लोकसभा के गठन का प्रावधान आर्टिकल 181 के माध्यम से किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो यह आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें भी बहुत कुछ खास नहीं है। जब मतदान होगा जिसको ज़्यादा मत पड़ेगा, जाहिर सी बात है वह जीतेगा, यही बात है इसमें, और कुछ खास नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है। होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजहरूल हक। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और इसमें बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक भी इसमें शामिल थे। ठीक है, आपसे प्रश्न में क्या कह रहा था? बिहार में, तो बिहार में मौलाना मजहरूल हक थे इसके अध्यक्ष। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी और एग्जैक्टली डेट था 28 अप्रैल 1916। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पटना की बात कर रहा है साथियों, बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इसका नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया था। 68 का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। 1857 की क्रांति में अगर शहीद हुआ था, शहीद होने वाला पहला व्यक्ति मंगल पांडे था, मंगल पांडे, और इसी ने 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह भी किया था और पहला शहीद भी यही था। जो पहले बार विद्रोह करेगा साथियों, गोली तो वही खाएगा, तो इनाम इन्हें ही मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो यह समझौता जो है वह आपका भारत और चाइना के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा और यह समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता किया गया था। इस पंचशील समझौता के अंतर्गत चीन और भारत के जो तिब्बत के क्षेत्र हैं उनके बीच व्यापार और समागम पर एग्रीमेंट हुआ था। नेहरू का पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया है। प्रश्न संख्या 70, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? यह अफीम युद्ध जो है वह साथियों ब्रिटेन और चीन के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला अफीम युद्ध की अगर बात करें तो पहला अफीम युद्ध 1839 से लेकर 1842 तक लड़ा गया था और इस युद्ध में किंग राजवंश के द्वारा इस युद्ध को लड़ा गया था, किया गया था। दूसरा अफीम युद्ध जो है आपका, दूसरा अफीम युद्ध 1856 से लेकर 1860 तक हुआ था, जो कि आपका ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलके किसके विरुद्ध किया था? चीन के खिलाफ। ब्रिटेन और फ्रांस मिला था और चाइना के विरुद्ध दूसरा अफीम युद्ध की लड़ाई लड़ी थी। प्रश्न संख्या 71, मनात किस देश की नई मुद्रा है? मनात जो है वह अजबरजान की करेंसी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अजबरजान जो है अजरबैजान रहता है, देखिए अजरबैजान है ना, नाम हम गलत तरीके से पढ़ रहे थे तो सॉरी। अजरबैजान जो है वह एक स्थल रूप देश है, यानी कि उसके चारों तरफ पानी नहीं है, स्थलों से घिरा हुआ देश है। यह 1991 ईस्वी तक सोवियत संघ का हिस्सा था पहले में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, नुसंतारा की अगर बात करें किस देश की नई राजधानी बनी है? तो यह बन गई है इंडोनेशिया की राजधानी। अभी इसी सेट में पहले हम आपको बताए थे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हुआ करती थी और अब नया क्या बन गया है? नुसंतारा इसकी नई कैपिटल बनी है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मलेशिया की राजधानी आप जानते हैं कुआलालंपुर है ना, अजीब नाम रहता है, कुआलालंपुर भी रहता है और कुआलालंपुर भी रहता है, दोनों रहता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर हो गई और मॉरिशस की राजधानी आपका पोर्ट लुइस हो गया, पोर्ट लुइस। और ऑप्शन डी में है थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है, बैंकॉक। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन साध से, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है। यहाँ कुछ ठीक से नहीं समझ में आ रहा है।
कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट है वह पड़ोसी देश के बारे में सही कहा गया है, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत ने 2022 में क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया। भारत के द्वारा जो है वह मालदीव को $4 बिलियन नहीं $100 मिलियन दिया गया था। 100 मिलियन दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर में पढ़ेंगे कि श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो है वह अधिक है इसके तुलना में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 2009 से 10 जो था उसे पहली बार ग्राम सभा के रूप में घोषित किया गया था। अनुच्छेद 243 ग के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 75। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 आरक्षित किया गया है? सीट को 1/3 सीट जो है रिजर्व किया गया है। तो पूछा गया है किस संशोधन के अंतर्गत, है ना? तो यह था आपका 73वां संविधान संशोधन। इसी के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट को रिजर्व किया गया है। अनुच्छेद 243 घ का सब सेक्शन 3 है, इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 76। अब यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न है, तो फिर इसे स्किप करेंगे, बढ़ेंगे जी के जीएस के प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 91। सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो इसे लाया गया था 1999 में। इसमें क्या हुआ था कि कई तरह की महिलाओं पर जो है वह अलग अलग उत्पीड़न का मामला दर्ज किया जाता था। कभी किसी को डायन ठहरा दिया जाता था, कभी किसी को कुछ, यानी इस तरह का अंधविश्वास फैला हुआ था। तो इसके लिए क्या किया गया था, एक अधिनियम पारित किया गया था 1999, और इसी प्रतिषेध विधेयक था, इसी के द्वारा जो है इसका उन्मूलन किया गया था, इसको समाप्त किया गया था। प्रश्न संख्या 92 नंबर प्रश्न में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो यह हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह आपका 1951 से लेके 1956 तक चला था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, और यह हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जो आपका 1900 यहाँ लिखेंगे 1956 से लेके 61 तक चला था। ठीक है, 1956 से लेके 61 तक चला था, और यह आपका जो है वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है वह कृषि पर विशेष बल दिया गया था, कृषि सिंचाई, इस पर विशेष बल दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वह हेवी इंडस्ट्री पर, यानी कि भारी उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? किसे सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता के रूप में देखा जाता है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए SK डे, जिनका पूरा नाम है सुरेंद्र कुमार डे। इनको जो है समुदाय विकास के मुख्य निर्माता के रूप में जाना जाता है, देखा जाता है। समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वह 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। प्रश्न संख्या 94। भारत सरकार के द्वारा नियुक्त तापस मजदूर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तापस समिति मजदूर संगठन का संबंध जो है वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। भारत सरकार के द्वारा 1999 में तापस मजदूर समिति का गठन किया गया था।
संविधान के 86वें संशोधन 2002 के अंतर्गत इसे अनिवार्य रूप से क्या कर दिया गया था, लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 95, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 यानी कि 1/3 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक होता है। तो इस क्राइटेरिया के, इस कंडीशन के आधार पर 15 दिनों के अंदर जो है वह 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर जो है 15 दिनों के अंदर जो है बैठक को लाना पड़ता है, बैठक को बुलाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, शिशुओं के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से गाल में, श्रेणी में, कॉलर में हड्डी होगी। जानुका में ऐसी कोई हड्डी नहीं होती, जानुका प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशुओं में 300 हड्डी होती है, और जब एक वयस्क होता है इंसान तो वयस्क शरीर में 206 हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी जो है वह जांघ की हड्डी होती है, जिसे आप फीमर कहते हैं, और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। फूल का भाग इसमें से कौन है, स्त्री केसर। स्त्री केसर जो है फूल का एक भाग है, एक पार्ट है, एक अंग है। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और साथ ही साथ जायंग भी शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 98, नीचे विनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। एक कथन और दूसरा कथन पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पढ़ते हैं पहले कथन को, तब पता चल पाएगा कि भाई कौन सा कथन इसमें से सही है। कह रहा है कि वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। देखिए, जब पेड़ पौधे लगते हैं तो क्या होता है, हरियाली रहती है, पॉल्यूशन कम होता है, वर्षा अधिक होती है, ठीक है ना, क्लाइमेट बेहतर होता है, और उससे क्या होता है, बाढ़ को, फ्लड को रोका जा सकता है। तो सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित करते, जाहिर सी बात है, क्लाइमेट सब चीज़ बेहतर रहेगा, वातावरण संतुलित रहेगा तो हमारा पारितंत्र भी क्या होगा, बैलेंस होगा। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में लाया गया था, और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 99, सूर्य और चंद्रमा के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो ऐसी कंडीशन में बृहत ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में हो तो सागर जल अन्य दिनों की अपेक्षा जो है वह 20% अधिक ऊपर उठती है, अधिक उफान रहता है। तो इसी कारण से जो है यह क्या आता है, ज्वार भाटा आता है, बृहद ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 में क्षार धातुएं होती है। आवर्त सारणी का खोज जो है वह मेंडलीव के द्वारा किया गया था। आवर्त सारणी की खोज जो है मेंडलीव ने की थी। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी का जो है वह निर्माण किया गया था, खोज की गई थी मोसले के द्वारा। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है 1913 में किया था। इसमें साथियों मोसले की आवर्त सारणी में 7 वर्ग है, 7 आवर्त है और 18 वर्ग है मोसले की आवर्त सारणी में। अगर हम बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो इसमें 7 आवर्त है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 9 वर्ग है। 7 इसमें भी आवर्त है, मेंडलीव में भी, और 7 जो है मोसले में भी है। जबकि मोसले में वर्ग की संख्या 18 हो जा रही है और मेंडलीव में 9 वर्ग है। यही इसका डिफरेंसेज है।
प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत को आपको बताना है। पहला नंबर ऑप्शन है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है वह क्या करता है, यह एक हार्मोन होता है, वह पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और जो कि निद्रा एवं जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। इंसुलिन, पैनक्रियाज, अंतःस्रावी भाग, इन सब को यह कंट्रोल करता है। तो और रक्त शर्करा का अगर बात करें तो निद्रा का नियंत्रण तो यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रक्त शर्करा का नियंत्रण की बात करें तो इंसुलिन होता है। आप जानते होइएगा कि अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो है स्रावित होता है, ठीक है, किसका, इंसुलिन का स्रावित होता है। और अगर मात्रा अगर बढ़ जाए, इसका स्रावन जो है, इंसुलिन का बनना कम हो जाए तो क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, तो रक्त में शर्करा का नियंत्रण क्या होता है, नहीं हो पाता है ना। इंसुलिन बनते रहेगा तो नहीं, अगर इंसुलिन बनने में कमी हो जाएगी तो अनियंत्रण हो जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पे क्या है, सही है, ए या बी सही है। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन, तो स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सारण करता है। इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो है महिलाओं का जो है ये क्या होता है, बच्चों का आलिंगन करती है, इनके स्तनों से दूध का स्राव होता है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, लव हार्मोन भी इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहा जाता है। इनके मासिक धर्म में यानी कि पीरियड के समय में ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यौन प्रजनन, सामाजिक संबंध, शिशु के जन्म और उसके बाद महिलाओं में होने वाले जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है यानी कि जो पीरियड का समय होता है उसको यह क्या करता है, नियंत्रित करता है, एक विशेष भूमिका निभाता है इसमें। और इसके अलावा ऑप्शन डी में साथियों कह रहा है, तो सी तो सही है, डी में कह रहा है कि गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, जो कि आपका गलत है। यह जठरांत हार्मोन का एक प्रमुख प्रेरित होता है इसी के द्वारा। पार्श्व कोशिकाओं को छिपाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अग्नाशय के रस और पित्त के स्राव को यह क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि गलत हमें ढूंढना था, ठीक है। प्रश्न संख्या 102, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इस दिशा में गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर उसका यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है और इसे जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा का निर्धारण करने के लिए इस गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 103, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य का ताप क्या होता है। परम शून्य का ताप अलग अलग स्केल पर अलग अलग होता है। आपसे पूछा गया है फ़ारेनहाइट पर, तो साथियों फ़ारेनहाइट पर 200 - 273 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्या चीज़, परम शून्य ताप का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। सेल्सियस स्केल की अगर बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, परम शून्य ताप होता है। केल्विन स्केल करके बात करें तो केल्विन पर 0 केल्विन पर क्या होता है, परम शून्य ताप होता है। और जल त्रिक बिंदु की अगर बात करें, एग्जामिनेशन में साथियों पूछा गया हुआ प्रश्न है तो इग्नोर नहीं करेंगे। जल त्रिक बिंदु स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, आप इसे याद रखेंगे, हो ना हो कहीं एग्जामिनेशन में पूछ ही दे। तो जल त्रिक बिंदु जो है वह आपका 273.16 केल्विन अथवा और दे देते हैं और 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, किसमें, जल त्रिक बिंदु पर। या तो यह आएगा केल्विन में और नहीं तो सेल्सियस में 0.01 डिग्री सेल्सियस आएगा। याद रखेंगे इस महत्वपूर्ण पॉइंट को, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह अति महत्वपूर्ण पॉइंट था, अति महत्वपूर्ण साथियों एक जानकारी थी। प्रश्न संख्या 103, यहाँ पे साथियों आंसर क्या बनेगा, यह आपका फ़ारेनहाइट स्केल पे जो है
वह -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो यह मेरे से ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया था। तो सॉरी फॉर दैट, ये इन्फॉर्मेशन मेरा गलत था। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अलावा जितने भी पॉइंट बताए गए थे वो सारे पॉइंट आपके सही हैं। जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो इसके ऊपर का जो है पारित्वक, जिसको पेरिडर्म कहा जाता है, इसी को छिलका को उतारते हैं। पेरिडर्म जो है द्वितीय वृद्धि का एक घटक होता है जो तने और जड़ों की सतह की ओर बनते हैं। प्रश्न संख्या 105, यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि इसके कारण जो है O2 ऑक्सीजन का परिवहन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो है सांस घुटने लगता है, दम घुटने लगता है, सांस चढ़ने लगता है। प्रश्न संख्या 106, रीजनिंग का प्रश्न है, स्किप करेंगे। प्रश्न संख्या 120, थोड़ा सा पिक्चर धुंधला दिखाई दे रहा है, फिर भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन इसमें निहित है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला कथन में कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे। कंपनी जेड क्या कह रहा है? एक शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे, हनी खरीदे, एक विज्ञापन ऐसा दे रखा है। तो कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। अब किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ऐसा हम कह तो नहीं सकते हैं कि किया जा ही सकता है, ठीक है। और लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतों का भुगतान कर सकते हैं। देखिए, यह स्टेटमेंट भी नहीं किया जा सकता है। कथन को अगर गौर से पढ़ेंगे तब आप समझ में आएगा। दो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि क्या भुगतान करेंगे, भुगतान के संबंध में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ऑप्शन अगर ये 1 में देखें स्टेटमेंट के अनुसार तो कह रहा है कि कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे, है ना, प्राकृतिक कह रहा है, नेचुरल वाला, एक विज्ञापन। तो कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। तो कैन कुड मे माइट तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में एक फॉलो कर लेगा, ठीक है, लेकिन इससे मिलता जुलता कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन धारणा जो है एक है वह इसका अनुसरण कर लेगा। जब यहाँ पे क्या कह रहा है, शुद्ध खरीदने के लिए, तो यानी कि एक नॉर्मल जो है प्राकृतिक टाइप की, कृत्रिम जो है प्राकृतिक अलग अलग है। यह जैसे मक्खियों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है तो वो प्राकृतिक होते हैं, और कृत्रिम जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कृत्रिम शहद बिक रहा होगा, तभी तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन दिया है कि शुद्ध और प्राकृतिक खरीदे। पहले से तो कृत्रिम बिक रहा होगा, तो कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता रहा होगा, यानी किया जा सकता है। तो यहाँ पे धारणा 1 इसको फॉलो करेगा। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल धारणा 1 निहित है। प्रश्न संख्या 121, अगर साथियों जब आप पढ़ते हैं कि मिलते जुलते सामानों से सावधान, मिलते जुलते जो है प्रोडक्ट से सावधान, या मिलते जुलते नामों से सावधान, इस तरीके से अगर रहता है, इसका मतलब क्या है कि उससे मिलता जुलता नाम जो है ओरिजिनल का डुप्लीकेट चल रहा है। इसीलिए विज्ञापन में उस प्रश्न में क्या लिखा हुआ था कि असली खरीदे, क्योंकि नकली बिक रहा होगा, यानी कि कृत्रिम बिक रहा है, तभी तो कह रहा है कि प्राकृतिक खरीदे। प्रश्न संख्या 121 में साथियों पूछ रहा है कि किसी द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल v01 है, धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्य सत्य है। देखिए साथियों, यह तो हो जाएगी रट्टा मारने वाली बात, यह समझने का चीज़ है, फिजिक्स का है। इसको एक न्यूमेरिकल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन बराबर v-u/t होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न में क्या था? किसी द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल v0 है, एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्य सत्य है। तो क्या कह रहा है कि समान समय में, एक समान समय में अंतरालों में, समान समय अंतराल में समान पथ दूरियां तय की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे जो है वह एक प्रकार की इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लिए लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग, इसको आप याद कर लेंगे, हो सके तो रट्टा भी मार लेंगे, हालांकि आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। फिजिक्स के बुक से अगर आप देखेंगे इसे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 123,
वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है, कितना मिला हुआ है? तो CO2 जो है वह 390 ppm मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124, ZX⁴ आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो नया तत्व जो है वह 10वें समूह का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125, रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी? तो कोशिका खोजा था और मृत कोशिका इनके द्वारा खोजा गया था। याद रखेंगे, मृत कोशिका इनके द्वारा खोजा गया था, लेकिन खोजा क्या गया था? कोशिका खोजा गया था। तो 125 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीवित कोशिका की अगर बात करें, जीवित कोशिका हर्षिकार दीर्घिकार पर नहीं देखना है, सिर्फ आंसर से मतलब है आपको, है ना। जीवित कोशिका जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोज की गई थी। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को पहली बार देखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? हालांकि यहीं पे दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। राइबोसोम और DNA यानी कि ड्यूऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे DNA का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आई है, और स्पेलिंग भी आपका गलत हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका DNA का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न संख्या 128, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? इस स्थिति में वह इत्र और अगरबत्ती की गंध में क्या कर सकता है? फर्क महसूस नहीं कर पाता है, दोनों का गंध उसे एक ही टाइप का लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129, किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं 1, 2, 1 और 3, 1 है ना, I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उसमें, है ना, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण जो है क्रमशः B1, B2, B3 है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो B3 ग्रेटर देन B2 और B2 ग्रेटर देन B1। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही होगा। प्रश्न संख्या 130, मेसनर प्रभाव संबंधित है। मेसनर प्रभाव का संबंध किससे है? अतिचालकों से है। जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त करता है और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक जो एरिया है उसका मान शून्य हो जाता है, उसका वैल्यू 0 आता है, इसी प्रभाव को मेसनर प्रभाव के द्वारा जाना जाता है। और इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को एक वैज्ञानिक, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक है, मेसनर के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। यह मेसनर का ही सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 131, लिटमस विलियन डैश से प्राप्त होता है? लिटमस विलियन को जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 132, वायरस एक लिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो फिर से सक्रिय किया जा सकता है। क्या चीज़? रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर डी, रेसिडेंस वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो फिर से सक्रिय यह हो जाता है। प्रश्न संख्या 133, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, एक लेयर चढ़ी होती है। सामान्यतः उपयोग के लिए जाने वाले यह पदार्थ क्या है? इसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका PVC। ठीक है, PVC एक पॉलीमर है और विद्युत का यह कुचालक होता है, इसीलिए विद्युत वायर में विद्युत रोधी लेयर चढ़ाने के लिए, परत बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 134, निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में
प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यह सुविधा जो है कॉर्निया के द्वारा दी जाती है। कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश को यानी कि रोशनी को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 135। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी किसका? तो ग्लाइकोजन का सबसे पहले यूज करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही एक मल्टी ब्रांडेड पॉलीसेकेराइड होता है। ग्लूकोज इंसुलिन के प्रभाव से ग्लाइकोजन में इसे कन्वर्ट कर देता है। प्रश्न संख्या 136। साथियों, कुल मिला के अगर बात करें तो यहाँ से आपके रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। 150 तक रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, जितने भी सेट नंबर 1 के जीके और जीएस के प्रश्न थे उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। अब साथियों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जो कि आरबीडी का सेट नंबर 15 होगा, और फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आरबीडी को ख़त्म करेंगे और प्रत्येक दिन एक सेट इसमें से भी वॉल्यूम 2 में से भी प्लेटफॉर्म में से आपका चलेगा, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है उसमें से भी चलता रहेगा, और बहुत सारे सेट यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आप अभी तक इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इन सभी जीके और जीएस के प्रश्न को सॉल्व करने के बाद हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को धुआं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं साथियों, अंतिम समय में आपसे कुछ बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और चूँकि 150 टोटल नंबर का प्रश्न होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और 110 क्वेश्चन आपको सही करना है। एक टारगेट लेके चलना है ताकि आपका सिलेक्शन हो। वह तभी संभव हो पाएगा जब रीजनिंग में आप 48 है ना 48 का टारगेट रखेंगे। 2 नंबर को हम भूल जाते हैं, 50 में 50 भूल जाते हैं, लेकिन आपको 48 आंसर करने होंगे, वो भी बिल्कुल सही। तभी आपका जो है, चूँकि 25 मैथ है, मैथ में 18 से 20 आपको किसी भी हालत में करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, तभी जाके साथियों। फिर अगर 18 से 20 अगर आप यहाँ से करते हैं, 18 कर लेते हैं या 20 कर लेते हैं ना, 18 या 20 कर ले, और रीजनिंग में आप 48 कर ले, है ना। तो जब 20 करते हैं तो आपका 68 होता है, और यहाँ से करते हैं तो आपका 66 होता है, और 66 और 68, तो हम 68 ही अगर आपकी बात को मान ले तो 150 में 68 को अगर माइनस करेंगे साथियों, या 150 क्यों, 110 का था ना, 110 था, 110 से मिलाना है, तो 10 में से 8 गया आपका 2 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो गया, यानी कि बाकी 75 प्रश्न में से आपको 42 जो है करेक्ट करना होगा। तो काफ़ी चुनौती भरा होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप रीजनिंग को कंप्लीट करते चलेंगे। वैसे हम लोग जीके जीएस को जल्दी से निपटा लेते हैं तमाम सेट को, यहाँ पे लगभग 100 सेट हैं, 100 सेट को कंप्लीट करना है, तो बहुत बड़ा टारगेट है, और उसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें भागीदार बनेंगे, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, सिलेक्शन आप लोगों का होगा, और हमारा भी यही प्रयास रहेगा। और इसको करने के बाद हम लोग रीजनिंग पे टूटेंगे, और इस तरह टूटेंगे 48 साथियों हम लोगों को करेक्ट करना है एग्जामिनेशन में। और जीके जीएस के प्रश्न की अगर बात करें तो एक मिनिमम आपको 42 से 45 47 तक आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आने वाला है। अन्यथा रिजल्ट जो है बहुत ही मुश्किल है, चूँकि प्रतिस्पर्धा बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, क्वालिटी स्टूडेंट की कमी नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा कीजिए, लेकिन सेट प्रैक्टिस को आप बिल्कुल मिस नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई जीके डिस्कस किया जाता है तो आपका क्या होता है, प्रश्न का रिवीजन होता है। तो एक रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं, या एक सेट प्रैक्टिस के रूप में भी ले सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो है अलग से सेट प्रैक्टिस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे आइए, सेट प्रैक्टिस रोज़ करते जाइए या देखते जाइए, एनालिसिस करते जाइए, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर साथियों अभी हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।